So, so today we are going to do the first war of Indian independence. और एज एन इंडियन हम लोग को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी. ओके, सो वी शुड नो दिस चैप्टर बाय हार्ट. इससे पहले भी मैंने इसके वीडियो बनाए हैं, पर मैंने बहुत छोटे में बनाया, जिस्ट में बनाए हैं. सो ये एक डिटेल वीडियो होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल वीडियो, और ये वीडियो हो सकता है 3-4 पार्ट में भी हो. बट आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू पीपल, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट हैपेंड इन आवर हिस्ट्री. ठीक है, एज एन इंडियन हम लोग को मालूम होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर वी हैव कम, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रगल वी हैव अंडरगॉन, हम लोग ने कितनी मुश्किलों से फ्रीडम पाया है. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके, तो सबसे पहले तो मैं तुम लोग को सिलेबस दिखाऊं कि सिलेबस में हम लोग का थोड़ा सा कम है. सिलेबस हम लोग का जो है उसमें हम लोग को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ओनली द कॉजेस करना है. ठीक है, तो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री कॉज करना है हम लोग को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस करने हैं. ठीक है, ये शायद पहले 2022 में नहीं था, पर अभी कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोग करने पड़ेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है कि कैसे कंपनी का रूल खत्म हो गया. ठीक है, और क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे. आप लोग ये बात समझ लो पहले कि 1857 से पहले हम लोग को ग्रेट ब्रिटेन रूल नहीं करता था. ठीक है, इनडायरेक्टली करता था. समझ में आया? वी वेर नॉट अंडर द क्वीन, हम लोग किसी कंट्री के अंडर में नहीं थे. हम लोग को एक माने एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस कंपनी ने हम लोग को गुलाम बना लिया था. माने वी वेर डायरेक्टली अंडर अ ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी. आई मीन कितना शर्म का बात है ना कि हम लोग को किसी कंट्री ने भी कैप्चर नहीं किया, हम लोग को एक ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी ने कैप्चर किया. ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बट डायरेक्टली हमको किसी कंट्री ने कैप्चर नहीं किया. अंडरस्टूड? माने ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन ने आके हम पे हमला किया. नो, हम लोग को सिस्टमैटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोग को ऊपर कैप्चर किया था. ठीक है, तो 1857 के बाद में क्या हुआ, हमने वो कंपनीज रूल हटा दिया और हम डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए. एक तरह से ये अच्छा था, क्योंकि अब हम एक कंट्री रूल कर रही है तो हम एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं. अगर हम ब्रिटिश बन जाते तो फिर हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते और हम ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी से हट जाते. ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना है कि 1857 का मेजर चेंज क्या हुआ था कि फ्रॉम द कंपनीज रूल वी हैव कम अंडर द ब्रिटिश फ्लैगशिप. ओके, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुआ ये हम लोग को देखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, however need to be mentioned in order to maintain the continuity for more comprehensive understanding. तो थोड़े से हम लोग को इवेंट्स के बारे में भी पढ़ने हैं. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग को दिया थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन इंडियन सिटीजन. ओके, क्योंकि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री को हम लोग को पूरा पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो तुम लोग, ये जो मेरी बुक है काफी पुरानी बुक है, लेकिन आप लोग के अंदर थोड़ा अपडेट आ गया होगा इसके अंदर में, बट पुरानी बुक से भी काम हो जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है. और तुम लोग यहाँ पर देखे होगे मैंने बड़े प्यार से लिखा है प्रेम. ठीक है, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रेम करने लगे, प्रेम का मतलब ये है कि आप हिस्ट्री से प्रेम करने लगे. ठीक है, तो ये प्रेम मैंने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर 4 मेजर कॉजेज हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 के, जिसको हम प्रेम से पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला कॉज है पी से पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, आर से है रिलीजियस एंड सोशल कॉज. ठीक है, ई से है इकोनॉमिक कॉज और एम से है मिलिट्री कॉज. ठीक है, तो दीज आर द 4 मेन कॉजेस जिसके कारण ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था. समझ में आ रहा बात को? द 4 मेजर कॉजेस क्या है, प्रेम से पढ़ेंगे. कौन कौन सा 4 मेजर कॉजेस है, फिर से एक बार लिख लेते हैं. पी, पॉलिटिकल, आर, रिलीजियस, एम. तो आपको हिस्ट्री प्रेम से पढ़ना है. ठीक है, प्रेम से पढ़ना है. समझ में आ गया बात को? तो प्रेम माने पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस एंड सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड मिलिट्री कॉज. समझ में आ गया? ये 4 मेजर कॉजेज हैं. इस चारों के अगर आप 3-3 कॉजेज भी याद कर लेंगे तो यू आर मोर देन रेडी फॉर योर एग्जाम. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू लुक ऑन ईच एंड एवरी कॉज. ओके, सबसे पहले तो मेरे को बहुत शर्म आता है कि हम लोग यार इतना जल्दी हम लोग को किसी ने भी स्लेव बना लिया. वेरी बैड. ठीक है, खैर एनीवेज लेट अस स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ. The Indian nationalists described the Great Uprising of 1857 as the first war of independence. देखो ये पढ़ने के बाद आपका खून खौल जाना चाहिए. ठीक है, हमारे हिसाब से हमारी हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग का फर्स्ट ग्रेट अपराइजिंग है या हम लोग का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. माने हमको हमारी आजादी की ये पहली लड़ाई है 1857. ठीक है, लेकिन अंग्रेजों लोग ने, ब्रिटिश की जो हिस्ट्री है, उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनके बच्चे ये नहीं पढ़ते कि दे आर द इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं कि दिस इज अ सिपाही म्यूटिनी. क्या समझ में आ रहा बात को? उनको क्या पढ़ाया जाता है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री को क्या पढ़ाया था, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं, ये नहीं जाता है
कि इंडियंस अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, उनको ये पढ़ाया जाता है कि हमारे सोल्जरों ने बगावत कर दी, म्यूटिनी कर दी, रिबेल कर दिया, माने डेरोगेटरी है, माने हमारा जो फ्रीडम फाइटर का जो स्ट्रगल है उसको वर्ल्ड के सामने रखा जा रहा है इन अ डेरोगेटरी मैनर। क्या बोल रहे हैं कि द इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ, माने हम वो लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो डेरोगेटरी है, हमारे इंडिपेंडेंस को भी इज्जत नहीं दी जा रही। ठीक है, हम लड़े हैं आजादी के लिए, वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे तुम तो गुलाम हो ही भाई, तुम तो गुलाम ही हो, तुमने, तुम्हारे अंदर कुछ गद्दार सोल्जर थे जिन्होंने रिबेल कर दिया। बताइए ऐसा हुआ था क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हिस्टोरिकली अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। बाहर में बोला जाता है इट्स अ सिपाही म्यूटनी, तुम अगर ब्रिटिश का हिस्ट्री देखेगा तो वो लोग बोलेगा सिपाही म्यूटनी। ठीक है, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है हम क्या बोलते हैं इसको, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुआ था 1857 में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले ही हमारा इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई चालू हो गया था। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड? अलेख क्लियर? हाँ सर। तो हाँ कौन बोलेगा? अंग्रेज? हाँ, श्रेया एंड द्वादश, तुम लोग के मुंह नहीं है? It occurred at a time when for various reasons there was great discontentment in the country. अब ये कब हुआ हम लोग का? जब कंट्री खुश नहीं था, कंट्री के अंदर डिसकंटेंटमेंट था। माने, हाँ बोलो आलेख क्या बोल रहा है? पॉलिसीज की वजह से वो कुछ नहीं, पॉलिसीज के, वी वर नॉट वेरी हैप्पी, द ब्रिटिशर्स वर नॉट ट्रीटिंग अस वेल, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ट्रीटिंग अस वेल। तुमने देखा था अभी ग्रोथ ऑफ इंडिया नेशनल, उसमें नेशनलिज्म हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था, जब हमारे यहाँ फेमीन हो रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, वो लोग पार्टी कर रहे थे। ठीक है, ये एक और, ये इवेंट जनता एक और क्यों इंटरेस्टिंग इवेंट है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन हिंदूज एंड मुस्लिम दे केम टुगेदर। ठीक है, माने हमारे इंडिया के जो मेन दो हैं, क्या नाम है, हमारी पॉपुलेशन जो है हिंदू और मुस्लिम्स में है, हम दोनों एक हो गए थे एंड वी शो टू द वर्ल्ड कि हमारा पावर क्या है। व्हेन वी वर्क यूनाइटेडली, जब हम एक संग काम करते हैं ना, तो हम दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारे अंदर कितना पावर है। और अंग्रेज ये बात समझ गए थे, अंग्रेज को ये बात समझ में आ गया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड दे आर अ बिग थ्रेट। अगर ये दोनों संग में काम करेंगे ना तो इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी के लिए उन्होंने द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चालू किया। ठीक है, और वो लोग उसमें कामयाब भी हुए। हम लोग उसको देख नहीं पाए, वी कैन नॉट से, हम लोग ने उसके रूल्स के थ्रू देख नहीं पाए, दैट वाज आवर फॉल्ट। लेकिन अंग्रेज बहुत स्मार्ट थे, उनको पहले ही समझ में आ गया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम यूनाइटेड दे कैन बी अ बिग थ्रेट, जो हमने 1857 में दिखाया। ठीक है, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स forgetting the traditional differences combined against the British masters, they did not succeed in their mission, but the events of 1857 continued to inspire Indians in their struggle against the British Raj. हमारा ये जो रिबेल था, हमारा ये जो म्यूटिनी था, ये एक्चुअली अनसक्सेसफुल था और बहुत बुरी तरह उन्होंने मारा हम लोग को। ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने हम लोग को बहुत टॉर्चर किया, हमारे लोगों को बहुत मारा उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने हम लोग को पूरा पावर से दबा दिया हमारे इस रिबेल को। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर एक स्पार्क लग गई थी, उनको समझ में आ गया था कि हमको अब ब्रिटिश से मुक्ति पाना है। हम लोग पूरे देश को तो आजाद नहीं करा पाए, पर हम लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा पा लिया। और हम लोग के पास फिर हम लोग को कौन गवर्न किया? हम लोग को गवर्न किया ब्रिटिश। हम लोग एक कंट्री के रूल के अंडर में आ गए। ठीक है, पहले हम लोग एक लालची लोग के अंडर में थे। बिजनेसमैन हमारा क्या भला करेगा? बिजनेसमैन तो हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा, लेकिन कंट्री फिर भी वो लोग हम लोग को अगर अपना मानेंगे तो हम लोग के संग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो वी फेल्ड, हम लोग का स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल हो गया था, बट स्टिल हम लोग ने एक मेजर डेवलपमेंट किया। एंड मेजर डेवलपमेंट क्या था? वी गॉट रिड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया सबके? ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको बताया कि हम लोग को जो अपना ये कॉजेज है उसको हम प्रेम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रेम में क्या है? पी, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेज। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल कारण थे जिसके कारण हम लोग डिसकंटेंट थे। आप लोग इस वर्ड को लर्न करना, इस एग्जाम में आपको ये डिसकंटेंटमेंट वर्ड बार बार यूज करना पड़ेगा कि वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस। ओके, तो इस वर्ड को आप इसको यूज करना तो आपका आंसर बेटर दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या थी। पॉलिटिकल कॉज के अंदर सबसे पहला पॉइंट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, लैप्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? लैप्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? फिर से करना। नहीं, लैप्स हो गया, मैंने मेरा प्रीमियम लैप्स हो गया, मतलब बीत गया। नहीं, लैप्स का मतलब क्या होता है? खत्म हो गया। लैप्स का मतलब रुकावट आना। क्या?
लैप्स हो गया ना, मेरा मेरा डाटा लैप्स हो गया, या मेरा क्या नाम है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट का डेट लैप्स हो गया, मैंने वो आई मिस्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहाँ पे एक तो नया डॉक्ट्रिन लगाया गया कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट वाज बट नेचुरल दैट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियंस वुड कॉज रिजेंटमेंट अमंग द रूलर्स ऑफ द नेटिव स्टेट एंड अनरेस्ट इन द कंट्री एट लार्ज। बोलो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रहा था और एक के बाद एक अलग अलग किंगडम्स को अपने अंडर में ले रहा था, इससे बहुत सारे राजा दुखी थे, ठीक है। डलहौजी ने काम किया, डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, ही वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1846 टू 1857। लर्न करना इसको, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल वो है जो इंडिया को उस टाइम रूल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो वो हमारा प्रेसिडेंट जैसा था उस जमाने में, ठीक है, वो ब्रिटिश के बिहाफ में हमारे ऊपर रूल कर रहा था। तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसने एक पॉलिसी लगाई, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी को भी अटैच कर लेना, ठीक है, किसी को भी अपने अंडर में ले लेना। एंड कॉन्क्वेस्ट शोड क्लियरली दैट द टेरिटरी ऑफ नो इंडियन प्रिंस वाज सेफ। माने जिस प्रकार से डलहौजी ने हमारी एक टेरिटरी को अपने अंडर में लिया, उससे समझ में आ गया कि किसी भी प्रिंस का किंगडम सेफ नहीं है। अंग्रेजों का खाली एक ही काम है कि वो लोग किसी ना किसी बहाने से हमारे किंगडम्स को अटैच कर ले, हमारे सारे किंगडम्स को छीन ले और वो लोग खुद उस पर राजा बन जाए, खुद उस पर रूल करे, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अलार्म अमंग द रूलिंग चीफ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उन्होंने किया, उससे बाकी सब राजा भी डर गए थे। द डॉक्ट्रिन मेंट that when a ruler of a dependent state died without a natural hire, the state passed back to the English company। वाह, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो मेरा एक किंगडम है और उस किंगडम का राजा है आलेख, ठीक है, आलेख राजा बनेगा तो, ठीक है, आलेख उस किंगडम का राजा है, ठीक है। लेकिन आलेख के बाद इसके आलेख की अगर सपोज कर लो कोई सन नहीं है, ठीक है, उसका कोई हायर नहीं है, ना सन है ना डॉटर है, कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो किंगडम जो है वो सीधा ब्रिटिश के पास चला जाएगा। क्या समझे बात को? माने इफ यू डोंट हैव अ नेचुरल हायर टू द थ्रोन, द किंगडम विल गो टू द ब्रिटिश। कैसा लग रहा सुन के तुम लोग को? माने दादागिरी है, दादागिरी है तुम्हारा ना। अरे भाई, अगर मेरा बेटा नहीं है तो मेरा भाई का बेटा हो सकता है ना, मेरा भाई हो सकता है ना, मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई हो सकते हैं, छोटे भाई के बच्चे, मैं किसी को भी दूं, मेरा मेरा किंगडम है भाई, तुमको क्यों दूंगा मैं? तो इन्होंने एक तो नया रूल निकाला जिसको इन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब क्या हुआ कि आपके कोई बेटे नहीं है, आपका हायर नहीं है, उसको ये लैप्स बोल रहा है, ठीक है। माने व्हेन यू हैव नो प्रोजीनी, आपका आने वाला कोई डिसेंडेंट नहीं है, आपका हायर नहीं है, तो आपसे हम किंगडम छीन लेंगे। वाह, क्या बात चल रही है भाई यहाँ पर तो, ठीक है। Dalhousie claimed that heirs adopted without the consent of the company could inherit only private property of the deceased ruler and not his territory। अब देखो एक और रूल निकाला उसमें, बोला कि अगर आपने कोई हायर लिया है या किसी बच्चे को आपने गोद लिया है, जैसा हम इंडिया में बोलते हैं, ठीक है, आपने अपने भाई के लड़के गोद ले लिया या किसी को भी आपने गोद लिया, और अगर आपने कंपनी का कंसेंट नहीं लिया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलेगी, आपकी गाड़ी मिल जाएगी, आपका बंगलो मिल जाएगा, ठीक है, आपका गार्डन मिल जाएगा। लेकिन वो स्टेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो स्टेट आपसे छीन लिया जाएगा, वो टेरिटरी आपके पास नहीं रहेगी, वो टेरिटरी ब्रिटिश की हो जाएगी। समझ में आ रहा बात को? और इसमें क्या हुआ, उस जमाने के द प्रोमिनेंट स्टेट, उस जमाने के जो बहुत ही फ्लरिश्ड, जो बहुत अच्छे स्टेट थे, जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर। अच्छा, अंग्रेजों को पता था कि इन तीनों के अंदर में एक प्रॉब्लम क्या है कि इनके कोई भी हायर नहीं है, तो उन्होंने जानबूझ के ये रूल निकाला, डलहौसी ने जानबूझ के ये रूल निकाला कि अगर हम ये रूल निकालेंगे तो हम ये डायरेक्टली ये तीनों स्टेट को अपने अंडर में ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जांपल आप लिखोगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो आप लिखोगे द 3 परमानेंट स्टेट्स ऑफ सतारा, झांसी एंड नागपुर, ठीक है, याद रहेगा सर। हाँ। एक डाउट, हाँ बोलो। कि मतलब राजाओं को जो जिनके पास हायर नहीं है उनको मतलब कि कोई मतलब कि फोर्स कैसे कर सकते हैं ब्रिटिशर्स, मतलब कि अगर दे दिया वो जो स्टेट है वो भी दे दिया तो मतलब ब्रिटिश क्या ही करते हैं? देखो पहले तो क्या है, ब्रिटिश लोग ने क्या किया, ब्रिटिश लोग ने इंडियंस को बहुत सारा कर्जा दिया, जो अभी चाइना करता है, ठीक है, वही पॉलिसी ब्रिटिशर की भी थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इतना सारा कर्जा उन लोग को देके रखा हुआ था राजा लोग को, कि राजा लोग को, ब्रिटिशर लोग को रेंट देना था, ठीक है। फिर बहुत बार ब्रिटिश का गुंडा टैक्स भी लेता था। यू नो व्हाट इज गुंडा टैक्स? माने क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी आर्मी बना ली थी, ठीक है, तो ब्रिटिश ने राजा को बोला कि आइदर यू फाइट विथ मी, ठीक है, या फिर आप मेरे अंदर में लाइक यू विल बी माय, लाइक यू हैव टू पे टैक्सेस टू मी, ठीक है, ठीक है, आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा मेरे को।
तो अंग्रेजों के पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। अब सपोज कर लो अगर ये सतारा है, ठीक है, ये और सामने ब्रिटिश है, ब्रिटिश इज अ पावरफुल किंगडम, ब्रिटिश का काफी आर्मी है, ठीक है, तो दे कैन एनी डे इसके अगेंस्ट में कभी भी ये लोग बैटल कर सकते हैं और कभी भी इन लोग को हरा सकते हैं, ठीक है। तो इन लोग दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आप मेरे ऊपर लड़ाई मत कीजिए, आई विल गिव यू सम टैक्स, ठीक है, मैं आपको एक तो क्या ना प्रोटेक्टिव टैक्स दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो आप इनके लोग इनडायरेक्टली टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, हरा तो ये लोग कभी भी सकते हैं, अगर इन लोग के अंदर फाइट होगी तो ये आराम से सतारा को हरा देगा और इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी छीन लेगा। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपको नहीं हराएंगे, आप हमको पैसा देते रहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, ब्रिटिश बहुत स्मार्ट था, ब्रिटिश इंडिया पे रूल करना नहीं चाहता था, ब्रिटिश इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहता था, क्योंकि रूल अगर आप करते हो ना तो आपको अपने लोगों का दुख सुख दोनों देखना पड़ेगा। क्या समझे बात को? रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, बहुत अच्छा बात बोला आलेख। अगर आप किसी के राजा बन जाओगे डायरेक्टली तो आपको सुख में दुख में दोनों में साथ देना पड़ेगा। ब्रिटिश का बिल्कुल मोटिव नहीं था कि वो हम लोग के दुख में साथ दे, वो खाली हम लोग से एक्सप्लॉइट करना चाहता था, इसी के लिए वो चाहता कि राजा रहे वहां पर। अब मान लो अगर राजा वहां पर है और किसानों को कोई प्रॉब्लम है, फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसके पास जाएगा? वो सतारा के राजा के पास ही जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश को उससे कोई मतलब ही नहीं है, ब्रिटिश बोलता है भाई हमको 1 लाख रुपया हर महीना दीजिए, आप कैसे देंगे हमारा लुकआउट नहीं है, अगर आप 1 लाख रुपया नहीं देंगे हम आपके अटैक करेंगे, आपको हम खत्म कर देंगे। अंडरस्टूड? तो एक तरह से उनके ऊपर एक सोड लटका दी कि आई विल अटैक यू, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बोला कि जब हमको ये बिना लड़े चीज मिल जाएगी तो सोड लटकाने की क्या दरकार है, ठीक है। और वो अपने आप को इंडिया का ऑलरेडी अनडिस्प्यूटेड किंग मांगते थे कि हम जो रूल्स बनाएंगे वही होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक तो पॉलिसी बना दी कि अगर आपके हायर नहीं हम आपका स्टेट ले लेंगे, तो ये तो बिना लड़ाई हो गया ना, बिना लड़े ये हो गया। अंडरस्टूड? डायरेक्टली ले लिया, एक रूल ला दिया और छीन लिया। समझ में आ रहा बात को? तो आप लोग ये 3 कंट्री का नाम याद रखेंगे अपने आंसर में, क्या? सतारा, झांसी एंड नागपुर, याद रहेगा, ठीक है। Thus, when the ruler of Jhansi died in 1853, leaving no child, the widow Rani, Jhansi Rani यहीं से आई है, Rani of Jhansi, ठीक है, was pensioned. Their adopted son Anand Roy was not recognized as a lawful successor of the throne. इन्होंने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई को बोला सुनो, अब हम तुमको 20,000 रुपया महीना दे देंगे, ठीक है, और आज से झांसी हमारा हुआ, आपको झांसी में कुछ नहीं करना, ठीक है। और वो उन्होंने उसको एनेक्स कर दिया क्योंकि आपके हायर नहीं है। समझ में आ रहा बात को? तो उसको एक पेंशन दिया और उसका पूरा का पूरा स्टेट ले लिया। कितनी खुशी की बात है ना ये। पर झांसी की रानी ने मानना नहीं। ऑफ कोर्स, क्यों मानेंगे भाई, पागल है क्या? अभी तुम लोग को उतना दर्द नहीं आ रहा ना, मैं तुम लोग को दर्द दिलाता हूं, तुम लोग को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आलेख को बोला, आलेख तुम कल से मेरे से 2 लाख रुपया लो, अपना घर छोड़ो, तुम्हारा घर मेरा हो गया, दे देगा क्या तुम? दे देगा? नहीं। अभी मैं किसी भी जो मेरा चैनल देख रहा है, ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसका घर मैं ले लेता हूँ और मैं उसको 50,000 तो बहुत सर लेता, ले लीजिए जरा। हमारे यहाँ तो लोग अलग टाइप के हैं ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई घर को बोले कि आप अपने घर से निकल जाओ, आप निकल जाओगे क्या? जैसे फ्री में बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं। आप हमको अपने हमारे मर्जी से अलग बात है, लेकिन अपने आप तुम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो अगर आप किसी को, किसी रानी को किसी उसके देश से निकाल ले रहे हो तो कितनी खराब बात है ये। समझ में आ रहा है? तो ये लोग ने जबरदस्ती इसको एनेक्स किया। वाई द कौन सा डॉक्ट्रिन यूज किया उन्होंने श्रेया? कौन सा डॉक्ट्रिन के अंडर में किया ये काम? सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ गया? लैप्स का मतलब यहां पर क्या है कि आपके कोई भी हायर नहीं है, ठीक है, आपके कोई डिसेंडेंट नहीं है, ठीक है, आपके बेटे नहीं है। समझ में आ गया? आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकंड बात है डिसकर्टिसी टू द मुगल एम्परर। तुम लोग को ये मालूम होगा, अंग्रेज जब इंडिया आए थे, दे केम एट द टाइम ऑफ अकबर, ऑलमोस्ट अकबर के टाइम पे वो लोग आए थे, ठीक है। अकबर तो इज्जत ही नहीं देता था अंग्रेजों को, ठीक है, और उसकी जो वाइफ थी जोधा, वो तो और स्मार्ट थी, ठीक है, वो तो उल्टा अंग्रेजों से टैक्स लेती थी, तो शी वाज वेरी स्मार्ट। और अकबर वाज अ लाइक ही वाज अ डूड, है ना, तो उसको तो वो तो अंग्रेज लोग को कोई उससे पूछता ही नहीं था, तो वो तो वो था ही नहीं। तो व्हेन अकबर वाज देयर, तो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के ऊपर कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनके जो आने वाले डिसेंडेंट थे, उनके जो आने वाले लोग थे, वो थोड़े कमजोर होते गए, तो मुगल्स जब कमजोर हो गए तब अंग्रेज और स्ट्रांग हो गए, ठीक है। तो उस टाइम मुगल एम्परर था बहादुर शाह, ही वाज द लास्ट एम्परर, उनकी एज भी अराउंड 92 इयर्स ओल्ड थी, वाज वेरी ओल्ड, ठीक है, बहुत बूढ़े थे वो, तो खाली नाम के ही थे, उनके अंदर कुछ रह नहीं गया था, ठीक है। तो मुगल एम्परर वीक भी थे वो, ऑब्वियसली ओल्ड एज हो गया तो वो क्या लड़ेंगे, ठीक है। The Mughal Emperor Bahadur Shah had in those days a name or a title only. In fact, he was not at all powerful. But when that was devalued, when Lord Dalhousie announced that on the death of the king, his successor would not have to leave the imperial palace, they would have to leave the imperial palace. Later in 1856, Lord Canning made it known that Bahadur Shah's successor would not be allowed to use the imperial title, that is the title of the king.
Such a discourtesy to the Mughal emperor hurt people's sentiment considerably. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, पहला बात तो क्या बोला कि जो रेड फोर्ट है ना, वो रेड फोर्ट किसका है, मुगल लोग का है, अभी मुगल लोग का कैप्चर चल रहा है वहां पर, ठीक है, तो मुगल लोग का ही हुआ। तो वो बोलता है कि आफ्टर बहादुर शाह उनके बच्चे रेड फोर्ट में नहीं रह सकते, माने आलेख के बाद आलेख के बच्चे आलेख के घर में नहीं रह सकते। आलेख ऐसे कैसे चलेगा भाई, क्या होगा तेरे बच्चों का बता, है ना, वेरी बैड। ठीक है, तो पहला तो बात यह है कि आप उस मुगल फोर्ट, आप उस मेरे फोर्ट में मैं नहीं रह सकता इमेजिन। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने क्या बोला कि अब आपका ये जो है ना, आप लोग को जो राजा बोला जाता है, जो आपको किंग बोला जाता है, कि बहादुर बने आपको बोलते हैं ना, जैसे राजा क्या बोलते हैं हम लोग, राजा अकबर या क्या ना, सुल्तान, जो भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको अब वो टाइटल भी हम आपसे छीन लेंगे, माने यू आर अ नॉर्मल मैन नाउ, आप एक तो नॉर्मल इंसान हो, आप कोई राजा वाजा नहीं हो इंडिया के। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली बेइज्जती वाला ही बात हो गया। तो इसको इन्होंने क्या सेकंड पॉइंट है, डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्पर। अब तुम देखो यहाँ पर कुछ राष्ट्र है जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, ये लोग गुस्सा आएंगे रोज जैसे, है ना, क्योंकि इनका इन्होंने एनेक्सेशन कर दिया। यहाँ पर इन्होंने मुगल एम्पर से पंगा ले लिया। ठीक है, और उनके जो लोग हैं वो लोग बहुत वीक है, पर फिर भी लोगों के अंदर गुस्सा तो भड़क गया ना। तो डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्पर भी हो रहा है यहाँ पे, तो दो रीजन हो गए। ठीक है, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहेब, ये एक और चीज है। ठीक है, Dalhouse's refusal to pension to Nana Sahib, the adopted son of ex-Peshwa Baji Rao II, was very much resented by the Hindus in general and Nana Sahib in particular. अब नाना साहब जो थे ना, वो बाजी राव टू के अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, तो पहले तो उनको वो जगह यूज करने नहीं दी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद उनको ना पेंशन देना भी बंद कर दिया, कि हम आपको कुछ पेंशन देंगे, वो भी देना बंद कर दिया। तो इन्होंने नाना साहब को टोटल इग्नोर ही कर दिया। ठीक है, कि तुम कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके कारण बहुत सारे हिंदूज गुस्सा हो गए। अब तुम देखो, मुगल्स भी गुस्सा है, मुस्लिम्स गुस्सा है, हिंदू भी गुस्सा है। ठीक है, वो हिंदू राष्ट्र है, क्या नाम है, सतारा, झांसी, वो सब हिंदू राष्ट्र है, वो लोग भी गुस्सा है। तो तुम देखो ओवरऑल जो जो नोबल क्लास है, जो रूरल क्लास है, वो लोग ब्रिटिश से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जो फाइटर क्लास है, जिनको लड़ना है, वो लोग ब्रिटिश से बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ठीक है, इट इज सैड दैट नाना साहब हैड इनहेरिटेड द इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम एक्स पेशवा. He spent that money in sending emissaries to different parts of the country and instigating revolt everywhere. Now तुमको पता है कि बाजीराव के पास बहुत पैसा था। ठीक है, he was a very very brave fighter. तुमने पिक्चर भी आई है तो बाजीराव तुमने देखी भी है पिक्चर, तो he was a brave fighter. उनके पास काफी पैसा था। जो मूवी में तो वो बाजीराव 1 है कि 2 है? वो 1 है, not 2, that is 1। ठीक है, तो लेकिन उनके पास काफी पैसा था। ठीक है, तो वो पैसा सारा किसको मिल गया, नाना साहब को मिला वो सारा पैसा। ठीक है, उनको काफी प्रॉपर्टी मिली। तो जब वो चिढ़ गए ना, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी से उन्होंने क्या किया, वो अपने अपने एम्बेसडर सारे देश में भेजने लगे और सबको बताने लगे कि अंग्रेज उनको कैसे ट्रीट कर रहा है। इनडायरेक्टली वो सबको इंस्टिगेट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और ये काम भी किया। उन्होंने बताया सबको ब्रिटिशर के बारे में। तो सब लोग डरे हुए तो थे ही कि ये लोग जो आ रहे हैं, ये लोग हमारा भला नहीं चाहते, ये लोग हमको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हमारे पैसा छीनना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ देम वे वेरी वेरी एंग्री विद द ब्रिटिशर्स। तो तुम अगर देखोगे तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अगेंस्ट द ब्रिटिश हो रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट वाले केस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी द रूलर क्लास है वो अगेंस्ट द ब्रिटिश है। सेकंड वाले केस में डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्परर, अगेन द रूलर क्लास जो है वो दे आर अगेंस्ट द ब्रिटिश। थर्ड वाले में नाना साहब, अगेन द रूलर क्लास जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट है। तो जो हमारी सबसे ऊपर की क्लास है वो सारी ब्रिटिश से गुस्सा चल रही है। ठीक है, ऑन 7 फरवरी 1856 नवाब वाजिद अली साहब was deposed on grounds that अवध was not being managed well. ये तो हद ही हो गया, हाराकिरी हो गया यहाँ पे। तो माने बोला भाई तू राज नहीं कर पा रहा बिना कोई जस्टिफिकेशन के। माने कल अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी तुम ठीक से राज नहीं कर पा रहे, तुमको हटा देते, हटाओ, ठीक है, हम राज करेंगे अब। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने हाउ कैन यू डू दैट? माने एक ऑलरेडी एक राजा वहां पर है, राजा एक प्रॉपरली राज कर रहा है, उसको बोल रहा है तू अच्छे से नहीं कर पा रहा, तू हट और हम तेरे को हटा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही हिसाब से अनेक्स कर दिया अवध को। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली साहब was deposed on grounds that Awadh was not being managed well. On February 13, the court of directors ordered Awadh's complete annexation to company's dominions. The annexation of Awadh was certainly a case of high-handedness. High-handedness का मतलब क्या होता है? क्या? High-handedness का मतलब क्या होता है? मतलब हद से हद, माने दादागिरी बोल सकते हैं सीधा। ठीक है, दादागिरी चल रहा है एकदम से, माने जो मन में है वो कर रहे हैं हम। ठीक है, on the part of the company, the British seem to have broken all their pledges and promises to the ruling chiefs. This caused resentment among those soldiers of the British India army who came from Awadh. ठीक है, अब इसमें एक बात और भी है। देखो अगर राजा होगा तो सेना होगी। ठीक है, सेना होगी तो सेना के लोगों को सैलरी मिलेगा, है ना, बिकॉज दे फाइट फॉर द किंग।
अगर राजा ही नहीं होगा तो सेना ही नहीं होगी, सेना ही नहीं होगा तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड में होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। तो राजा को नुकसान नहीं है, संग में सोल्जर्स लोग भी नुकसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, इवन अमंग द तालुकदार्स और जमींदार्स of Awadh, there was widespread dissatisfaction because the British had confiscated their estate. Awadh played a major role in the war of 1857. ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ मेरे को, अभी हम लोग ने 4 देखे, सबसे ज्यादा किसको तकलीफ हुआ होगा बताओ तो। देखे, डॉक्टर ऑफ लैप्स में कौन था? ये लोग 3 जन थे। ठीक है, सतारा, झांसी, नागपुर। डिसकर्टिसी में मुगल एम्पर था बहादुर शाह। ठीक है, नाना साहब का प्रॉब्लम था, और अनेक्सेशन ऑफ अवध। तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुआ होगा? श्रेया, सबसे गलत किसके संग हुआ? Yes, sir. सबसे गलत किसके साथ हुआ? Annexation of Awadh. एनेक्सेशन ऑफ गलत तुमको लगता है? द्वादश, तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलत किसके साथ हुआ? annexation of Awadh. एनेक्सेशन। तुमको क्या लगता है अलग? सर हमको भी। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको तो कोई रीजन ही नहीं बताया इसको। ठीक है, तो अवध ने, इसने सबसे ज्यादा लड़ाई की ब्रिटिश के साथ में। ठीक है, इनका मेन प्रॉब्लम था और इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। ठीक है, ऑब्वियसली इनके हल्ला में, ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई को ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वो लेडीज होके भी रिवोल्ट में निकली, तो इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, बहादुर शाह भी हेल्प किया, उनके लोगों ने भी हेल्प किया। ठीक है, नाना साहब ने भी हेल्प किया, तो सब एक हो गए। तुमको नहीं लगता ये ब्रिटिश को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया इंडिया को? ब्रिटिश को ऐसा लग रहा है कि इंडिया को कुत्ता बना के पाल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा वर्ड तुम यूट्यूब में बोलेगा, ऐसे ना कर यार। है ना, हम लोग का चैनल में, हमको पता है दुख हुआ है, तुमको होना भी चाहिए। ठीक है, और यही इसी के लिए मैं इसका एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जब हिस्ट्री पढ़े तो उनका खून खोलना चाहिए कि क्या हुआ हमारे संग में। ठीक है, हमारे, हमको क्या समझ के रख लिया यहाँ पर, समझे? अच्छा एक बात बताओ, ब्रिटेन जो है इतना सा देश है और हम लोग इतना बड़ा देश है कि नहीं? और ये इतना छोटा सा कंट्री हम लोग को रूल कर रहा है, बताइए। मजाक चल रहा है, बट नॉट एनी मोर ना, दे कांट डू इट अगेन नाउ। ठीक है, चलो, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। बहुत सारे अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थे ब्रिटिश के, जिसके कारण हम लोग को गुस्सा आया। ठीक है, there were several reasons which made British administration highly unpopular. First, people found themselves out of place with English laws and English language. The British official had no knowledge of the manner, custom and habits of the people. ठीक है, आप अगर किसी देश में रूल कर रहे हो और आप उस देश के कल्चर को ही फॉलो नहीं करते तो कभी भी यूनाइटेड होंगे लोग? माने फॉर यू अगर दिवाली कोई वैल्यू नहीं करता, फॉर यू अगर ईद कोई वैल्यू नहीं करता, तुम्हारे लिए होली में तुम छुट्टी नहीं दोगे। ठीक है, हमारे इंडिया में तुम इंडियन कल्चर के लिए तुम अगर नहीं रहोगे रिस्पॉन्सिव, तो फिर हम तुमको क्यों मानेंगे? ठीक है, प्लस हमको तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आता नहीं है भाई, हम लोग को तो हिंदी आता है, हम लोग को संस्कृत आता है। ठीक है, हम लोग को पर्शियन आता है, हम लोग को हमारे लैंग्वेज आता है, हमको नहीं आता इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, इजंट इट? एंड व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश? देखा जाएगा तो बहुत सी जो डेवलप कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल जापान हुआ, चाइना हुआ, ये लोग नहीं सीखते इंग्लिश, दे नॉट इंटरेस्टेड। इनको इंग्लिश आती है बट दे डोंट वांट टू चूज, दे डोंट चूज टू स्पीक। इनफैक्ट इसके लिए तो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, वो भी यूएनओ में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, वेरी गुड, करना भी चाहिए। ट्रांसलेटर लेके बोलते हैं। अब ट्रांसलेटर तुम लेकर जाओ, हम तो हिंदी में बोलेंगे, हमारा क्या है भाई, हमारी कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ इट, हम अपना लैंग्वेज में बोलेंगे। अंडरस्टूड? व्हाई शुड आई केयर फॉर यू? तुमको सीखना, तुम सुनो, हम क्या करेंगे? ठीक है, सेकेंडली, Indians were being excluded from the high offices in the army as well as administration. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इंडिया के जो बहुत सारे माने बहुत सारे लोग जो बहुत केपेबल थे, फॉर एग्जांपल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हुए, तुम लोगों ने देखा होगा, WC बैनर्जी हुए, इन लोगों को कभी हाई पोस्ट ही नहीं मिला। ठीक है, तुमको पता है सुभाष चंद्र बोस ने तो माने सिविल सर्विस क्लियर करके छोड़ के मुंह पे फेंक कर आ गया कि नहीं चाहिए, हमको नहीं करना तुम्हारा नौकरी। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको हाई पोस्ट नहीं देख रहे थे। तुमने देखा होगा वो अभी हम लोग इलवित का जो वो था, ठीक है, लॉर्ड इरविन का तुम लोगों ने वो भी देखा था, है ना? क्या वो जो पॉलिसी था कि जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स को क्या नाम है उनको ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना? तो बहुत सारी चीजें हो रही थी जो गलत हो रही थी। थर्डली, द ब्रिटिश ऑफिशियल हैड ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर द इंडियंस, their arrogance led them to consider the natives of India as undeserving the name of human beings. Thirdly, वो हम लोग को, जैसे अभी आलेख ने जो वर्ड यूज किया, मैं वो वर्ड वापस यूज नहीं करना चाहता, हम लोग को एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करते थे, उनके हिसाब से तो हम लोग इंसान है ही नहीं। क्या समझो? और अभी भी उनके कहीं ना कहीं मन में ये बात है, यू नो, कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग को वो लोग इतना ही डिग्रेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वी डोंट डिजर्व टू बी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमको सिखाया। अरे उनको जाके कोई बोलो कि भाई हमारा हड़प्पन कल्चर ना, हमारा जो वेदा है वो तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत पहले आया था। ठीक है, हम लोग तुमसे पहले एक सिविलाइज सोसाइटी थे। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम ये है ना कि वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स।
और हम लोग इसको खुल के बोलते नहीं है, और ये टीचर्स लोग का भी गलती है, टीचर्स लोग को बताना चाहिए, ठीक है। हमारा जो ऋग वेदा है ना, इट इज वन ऑफ द बेसिक स्क्रिप्चर्स ना, हमारा सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, हमारे ऋग वेदा को देखकर बहुत जनों ने लैंग्वेजेस बनाई है, तो हम लोग बहुत पुराने हैं, तुम नए हो, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा बात को? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुइज्म इज द बेस ऑफ ऑल रिलीजन। एग्जैक्टली, है ना, अरे वो जो वहीं से तो संस्कृत से तो कितनी सारी लैंग्वेजेस निकली हैं, ठीक है। तो वी शुड बी प्राउड एंड दैट इज लाइक वी इंडियंस हैव डन इट, तो हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए, और इन लोग की बातें नहीं सुननी चाहिए, तो जो भी मन में आता बोलता है, इनका वैल्यू क्या है? देखो अभी ये लोग यूक्रेन को बोला हम लोग सपोर्ट करेंगे, पीछे से नहीं किया सपोर्ट, व्हाट इज द लाइक, इनकी बातों का क्या क्या समझना है इनके बारे में, ठीक है। द वेग एंड फ्लोटिंग रूमर्स, अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको मालूम है हम लोग का जो लास्ट बैटल हुआ था इन द बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, ये बैटल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली पुट हिज फुट होल्ड इन इंडिया, ठीक है। 1757 में एक तो बैटल हुआ था, ठीक है, जिसमें एक्चुअली ये लोग जीत गए थे और ये लोग पावर में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुतों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये लोग खाली इंडिया पे 100 साल रूल करेंगे, ठीक है, 100 ईयर्स ये लोग रूल करेंगे, तो दैट मीन्स वो लोग का रूल 1857 तक चलेगा, ठीक है। तो बहुत लोग ना एक्चुअली वेट कर रहे थे कि 1857 में ये लोग अपने घर चले जाएंगे और हमको हमारा घर दे देंगे वापस, ठीक है। तो बहुत जन को ऐसा लगता था कि 1857 में इंडिया वापस फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक था कि भाई 1857 आएगा, ये लोग चले जाएंगे, पर ये लोग गए नहीं, ये लोग जाने ही नहीं मांग रहा है, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आने लगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग के वहां से भी गुस्सा हमारा और पक गया, अंडरस्टूड। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रेम से, पहले पॉलिटिकल कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस थे एक एक करके बताओ, किस किस को याद है? लेट्स गो विद द्वादश, फर्स्ट पॉइंट कौन था? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था पॉलिटिकल कॉज में, द्वादश? Yes, sir. Doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पता है क्या हुआ था इसमें? Yes, sir. हाँ ठीक है। नंबर 2 So बताओ। जिन राजा लोग की अच्छा, सक्सेसर नहीं थे, हाँ। उन लोग को ये लोग हटा दे रहा था। वेरी गुड, 3 तो एग्जांपल दो किंगडम का। सर झांसी, सतारा और नागपुर। वेरी गुड। वैसे बहुत जन बोलेंगे सर आप तो खोल के रखे स्क्रीन, तो खोल के रखा हूं क्योंकि तुम लोग अभी याद कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग रिवाइज कर रहे हो अभी, ठीक है। जब तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा तो एग्जाम भी लूंगा। आलेख, सेकंड कॉज? सर डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह, मुगल एम्परर, ठीक है। क्या किया था उन लोग के संग? 2 चीज क्या किया था मेन? सर उनको बोला था कि तुम अब रेड फोर्ट में नहीं रह सकते हो, और अब तुम्हारे बाद तुम्हारे आने वाले हायर तो टाइटल नहीं यूज कर सकते। वेरी गुड, ठीक है। थर्ड क्या था? ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहब, इनका पेंशन बंद कर दिया था, तो इनके पास जितना पैसा था ये पैसा लेके रिवोल्ट करने लगे। एनेक्सेशन ऑफ अदर, सबसे बड़ा हाराकिरी यही था, ठीक है, बेमतलब का नवाब वाजिद अली शाह का इन्होंने एनेक्सेशन कर दिया था, ठीक है। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, हम लोग को हाई पोस्ट नहीं देते थे, ठीक है, ये सारे पोस्ट आ जाएंगे, और ये लोग 100 साल के लिए आए। मैं थोड़ा जल्दी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट बाकी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आप लोग फिर से मीटिंग को आप लोग रिज्वाइन करना, हम लोग सेकंड पार्ट भी करेंगे और उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। मजा आया तुम लोग को? फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर हो गया, पॉलिटिकल कॉज? वेरी नाइस, चलो ओके। सो हाँ, मेरे को ना अंग्रेज लोग से बड़ा गुस्सा आता है, उनका नाम सुनकर खून खोल जाता है मेरा, एकदम जोर से, बहुत जोर से गुस्सा आता है मुझे। ठीक है चलो।